बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि चैप्टर नंबर 8 जो है वो वर्क, पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम वर्क को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव ये होगा, at the end of this lecture you should be able to describe work and you should also be able to describe different types of work। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले जो है हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, वर्क के जो आम मीनिंग है, हम उर्दू में कहते हैं इसको काम या काम करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वर्क का जो वर्ड है वो हमारे लिए फेमिलियर है बहुत ज़्यादा, हम सब के लिए फेमिलियर है बहुत ज़्यादा, और हम इसको ऑर्डिनरी सेंस में जो है अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। हम कहते हैं आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, हम कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो हम ऑर्डिनरी सेंस में मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं इस वर्ड को। लेकिन फ़िज़िक्स में जो ये वर्ड है ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड वे में इस्तेमाल होता है। देखिए स्टूडेंट, रिस्ट्रिक्टेड वे में इस तरह से इस्तेमाल होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, वो किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोर से लेके रूफ तक लेके जा रहा है, तो इस सेंस में हम कहेंगे कि वो पर्सन जो है वो वर्क परफॉर्म कर रहा है। या एक हॉर्स है, वो अगर किसी कार्ट को जो है वो पुल कर रहा है, ठीक है, तो हम इस कंडीशन में कहेंगे कि ये हॉर्स जो है वो वर्क परफॉर्म कर रहा है। एक्चुअली स्टूडेंट, इस कंडीशन में हो क्या रहा है, इस कंडीशन में देखें, जब एक पर्सन जो है वो कोई ऑब्जेक्ट फ्लोर से लेके रूफ तक अगर वो लिफ्ट कर रहा है, लेके जा रहा है, तो इस दौरान कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, और अगर एक हॉर्स है वो कार्ट को पुल कर रहा है, तो हॉर्स भी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो फिज़िक्स में जो है देखें स्टूडेंट्स, वर्क सिर्फ उसी वक्त परफॉर्म होता है जब जो है वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, जब उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी फोर्स अप्लाई करने पे डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती, तो फिज़िक्स में फिर वो बॉडी वर्क परफॉर्म नहीं करती। ठीक है, तो ये तो देखें, इस तरह से फिर हम अब वर्क को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। देखिए हम वर्क को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, हम इस तरह से वर्क को डिफ़ाइन कर सकते हैं, when force acts on a body and the body moves through some distance along the direction of force, then work is said to be done। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स, जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है और फोर्स जो है कुछ डिस्टेंस कवर करती है, जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी ने कुछ वर्क परफॉर्म किया है। ठीक है, अच्छा देखें स्टूडेंट्स, अगर सपोज करें कि एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है, जिस तरह से यहाँ पे आपको पिक में नज़र आ रहा है कि एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है, और अगर इस बॉडी के ऊपर हम कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करें या कोई कांस्टेंट फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट करे, और ये बॉडी जो है इसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो इस कंडीशन में जो है जो वर्क डन है वो सिंपली जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, यानी कि फोर्स वर्क जो है वो सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, क्योंकि बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल, ये इस कंडीशन में है जब बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी हुई है और इस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये फोर्स की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल ये फोर्स की डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रही है। ठीक है,
लेकिन देखें स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है कि ज़रूरी नहीं है कि फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही किसी बॉडी पे अप्लाई हो। देखें फोर्स जो है वो फोर्स जो है वो किसी एंगल पे भी किसी एंगल पे भी किसी बॉडी पे अप्लाई हो सकती है। देखें जिस तरह से मिसाल के तौर पे ये जो आपको पिक नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि फोर्स एफ जो है वो एक एंगल थीटा के साथ बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। और बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डी कवर कर रही है। तो देखें अब इस कंडीशन में आपने चैप्टर 5 अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस कंडीशन में फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एफ कॉस थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये एफ साइन थीटा होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम वर्क को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वर्क हमारा जो है वो इस कंडीशन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट multiplied by the component of the force in the direction of displacement होगा, ठीक है। देखें यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि W बराबर है F cos थीटा मल्टीप्लाई बाई D, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे D जो है वो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी कवर कर रही है। लेकिन हम इसको F मल्टीप्लाई बाई डी नहीं कहेंगे, F cos थीटा मल्टीप्लाई बाई डी कहेंगे। क्यों? क्योंकि F फोर्स जो है वो एंगल पे लग रही है, एक एंगल थीटा के साथ लग रही है, और इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो F cos थीटा है, ठीक है। तो यानी कि अब वर्क डन हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखें अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हमने एग्जांपल इस तरह से देखी थी कि इस तरह से हम एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं कि हम जो है वो फोर्स से जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रही है, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा की शक्ल में, ठीक है। लेकिन इसी एग्जाम्पल को हम एक दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वो हम इस एंगल से देख सकते हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें फोर्स के ऊपर, तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट का होगा ये डी साइन थीटा हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा जो डिस्प्लेसमेंट का होगा ये डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में फिर जो वर्क डन होगा वो होगा कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखें इस तरह से फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी कॉस थीटा। देखें ये यहाँ पे क्या है, F तो फोर्स है और डी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अगर हम तो स्टूडेंट अगर हम डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स ले रहे हैं, तो वर्क डन हमारे पास जो है वो बराबर हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो डी कोस थीटा आपको नज़र आ रहा है क्लियरली कि ये कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की डायरेक्शन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों एग्जाम्पल्स में अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं आ रही। यहाँ पे भी W बराबर है एफ डी कॉस थीटा, और यहाँ पे भी आप देख लें W बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स अब आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब एक एंगल के साथ फोर्स लगेगी, ठीक है, एंगल थीटा के साथ जब फोर्स लग रही है, ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास वर्क की जो है वो डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं। देखिए मिसाल के तौर पे अगर तो जो है फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो इस कंडीशन में जो है वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये बॉक्स वाली एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस बॉक्स वाली एग्जांपल में क्या है,
देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है ये बॉक्स पड़ा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की, तो ये जो है वर्क डन पॉजिटिव होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको नज़र आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होने के साथ साथ मैक्सिमम भी होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में वर्क डन जो है वो पॉजिटिव तो है लेकिन इसके साथ साथ मैक्सिमम भी है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव वर्क था, इसके साथ साथ वर्क डन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर जो है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो तो इस कंडीशन में जो है वो वर्क डन नेगेटिव होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? देखें, इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर आप बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करें, ठीक है, तो देखें ज़मीन से ऊपर की तरफ अगर आप बॉल को फेंकेंगे, बॉल को थ्रो करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ज़मीन जो है वो बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो अट्रैक्ट कर रही होगी, फोर्स यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी और बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। तो इस कंडीशन में वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। देखिए नेगेटिव वर्क डन की एक और एग्जांपल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक इंक्लाइंड प्लेन पे से नीचे कोई एक हैवी पत्थर है जो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और आप फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हैवी पत्थर है वो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव वर्क की एग्जांपल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब जो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और कंडीशन भी हो सकती है कि देखें वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट के राइट एंगल, देखें अगर डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है ना वो फोर्स लगे, यानी कि इफ़ फोर्स इज एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट। देखिए स्टूडेंट, उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर इस तरह से देखें, इस तरह से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, देखें ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमारी ये है और मैं यहाँ पे फोर्स जो है वो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से राइट एंगल पे यानी कि 90 डिग्री पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्लियरली आप इस कंडीशन में देख सकते हैं कि जब आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री पे फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस कंडीशन में वर्क डन 0 होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से राइट एंगल पे 90 डिग्रीज पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में वर्क डन 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ साथ जो है देखें, अब हमने इसकी कुछ नेगेटिव वर्क भी देख लिया, पॉजिटिव वर्क भी देख लिया, मैक्सिमम वर्क भी देख लिया, तो और 0 वर्क भी देख लिया, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स हम जो है इसका यूनिट भी देख लेंगे। देखें, अब आपको पता है कि W बराबर है किसके? F इंटू डी। तो स्टूडेंट्स फोर्स का जो यूनिट है आपको पता है क्या होता है? न्यूटन। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क का जो यूनिट है वो क्या हो गया? न्यूटन मीटर हो गया। और इस न्यूटन मीटर को हम नॉर्मली क्या कहते हैं? जूल कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है और न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क का जो यूनिट है वो जूल है, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स, हम जूल को डिफाइन भी कर सकते हैं। 1 जूल जो है वो अमाउंट ऑफ वर्क, कितना अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो 1 जूल होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जूल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन in moving a body through a distance of 1 meter in the direction of force, ठीक है। यानी कि 1 जूल जो है वो अमाउंट ऑफ वर्क होगा अगर किसी बॉडी के ऊपर हम 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें
और उस 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन है वो 1 जूल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो है वो वर्क की डेफिनेशन देखी, उसको उसकी टाइप्स देखी, उसके फार्मूलाज देखे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।